नमस्कार, बालाघाट न्यूज के स्पेशल सेगमेंट साक्षात्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी और आज हमारे साथ कृषि विधेयकों पर बात करने के लिए मौजूद है अन्नदाता किसान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, पहला सवाल, देश में किसान 27 दिन से 28 दिन हो चुके हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उन आंदोलनों में ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के जो किसान हैं वही दिखाई दे रहे हैं। मध्य भारत के किसान और महाराष्ट्र के किसान या अदर स्टेट के जो किसान हैं उसमें अभी तक समाहित तौर पर नहीं दिखाई दे रहे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या बाहर के उत्तर भारत के जो किसान हैं वो इन बिलों को समझ चुके हैं और बाकी जो किसान हैं वो नहीं समझ पा रहे? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है किसानों की? सबसे पहले तो मैं आज किसान दिवस के अवसर पर देश के समस्त किसानों को बधाई देता हूं, सबका स्वागत करता हूं। अब रही बात आपकी कि वर्तमान में किसान आंदोलन जो चल रहा है 28 दिन से जी, उस आंदोलन में पूरा देश समाहित क्यों नहीं है? इसमें चूंकि किसान परेशान है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। किसान परेशान है इसलिए लोग वहाँ बैठे हैं, तो जो बैठे हैं वही भी गलत हैं ऐसा नहीं कह सकते। परंतु जो अध्यादेश तीनों आए हुए हैं, कानून बने हैं, इनको निरस्त करने की मांग जो है वो मांग उचित नहीं है। क्योंकि जिन कानून के कारण वर्तमान में जो कानून थे, इस कानून के पूर्व उन कानून के कारण ही देश में 7,35,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या सामान्य बात नहीं है। हम जब स्वतंत्र हुए थे तब देश में मात्र 6,20,000 जो वीर थे उन्होंने अपनी आहुति दी थी, शहीद हुए थे और हम स्वतंत्र हो गए। उससे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये क्या कारण है? तो ये पूर्व कानून के कारण ऐसा सब कुछ हुआ है। इसमें बहुत विसंगतियाँ थी। वर्तमान सरकार ने कुछ तो भी उचित कदम उठाया, हम इसको पूर्ण उचित नहीं कह सकते, समग्र रूप से एकदम सही है ऐसा नहीं कह सकते, परंतु उस पूर्व कानून से ज़्यादा अच्छा कानून है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। इसमें किसानों के पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, पड़ी हुई थी, उन बेड़ियों से हमें मुक्त किया गया है। इस कानून के अंतर्गत किसानों की आय जो कीमत है, उत्पादन कीमत, वो अंतर नहीं था, मतलब लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था। अब इसके बाद संभावना है कि लागत मूल्य मिले, लागत मूल्य से लाभकारी भी मूल्य मिले, ये संभावना बन गई है। अब ये ऐसा नहीं कह सकते कि बन हो ही जाएगा, परंतु पूर्व में तो बिल्कुल नहीं थी, अब संभावना बन रही है। वर्तमान में 2016 में भारतीय खाद्य निगम के अनुसार धान का लागत मूल्य जो है 34 रुपया किलो है और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर 17 रुपया किलो बिक रहा है। तो ये पूर्व कानून के तहत ही था। अब सब 34 रुपये का माल 17 रुपये में यदि कोई बेचेगा और वो भी किसान को नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्थिति में तो किसान की मौत के अलावा कुछ नहीं है। अब वो किसान 1 एकड़ का हो या 100 एकड़ का हो, किसान उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन करने में श्रेष्ठ हो गया, उसने अपने देश को आत्मनिर्भर कर दिया। 1975 में भारत को किसानों ने आत्मनिर्भर किया है। मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बिजली का हो, किसी भी क्षेत्र में हम ये नहीं कह सकते कि देश आत्मनिर्भर हो चुका है। परंतु इस कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि देश आत्मनिर्भर है। तो ये सब किसानों ने दिया है और उस देने के बाद भी यदि वो आत्महत्या कर रहा है या मजबूर है आत्महत्या करने को, तो ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। ये पूर्व कानून का ही परिणाम है। जब से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं तब से एमएसपी निर्धारण को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो किसान उपज व्यापार और अनुबंध वाला जो विधेयक है, पहला विधेयक, उसमें एमएसपी निर्धारण क्लियर रूप से सरकार ने नहीं किया है, इस वजह से किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है, अगर एमएसपी का निर्धारण नहीं हुआ है, व्यापारी अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो बिना प्राइस मूल्य के आधार पर नहीं बेचता है, अपने फायदा उसमें निकाल के ही बेचता है, तो किसान अपनी उपज को क्यों ना अपने एक एमएसपी निर्धारण हो, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है देश में? आपको क्या लगता है? आपने अगर बिल को रीड किया होगा तो उसमें क्या अंतर समझ में आता है? क्या ऐसा है वाकई में? देखिए, एमएसपी से कम में बिक्री हो रही है, ये पूरे देश का हाल है। अभी हमने 2017 में जबलपुर हाईकोर्ट में केस दायर किया था और उसमें हमने मांग की थी कोर्ट के माध्यम से कि समर्थन मूल्य से कम में अनाज की बिक्री नहीं होना चाहिए। और
हमारे लिए खुशखबरी न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे पक्ष में, किसानों पक्ष में इस निर्णय लिया। पर दुर्भाग्य हमारा यह है कि भारत तत्कालीन मध्य प्रदेश की सरकार ने उस निर्णय को स्वीकार नहीं किया, घुमा दिया उसको। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उस सरकार को भी हमने फिर उसकी कॉपी दी, फिर भी नहीं माना। ऐसी स्थिति में किसान दुखी तो हैं। आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं मध्य प्रदेश का किसान सुखी संपन्न है, इसीलिए वो आंदोलन में नहीं है, तो ये बात तो गलत है। वास्तव में किसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और लागत मूल्य से कम में अनाज बेचने को मजबूर है। इसमें एमएसपी होना चाहिए निर्धारित, और उसके साथ साथ एक काम और होना चाहिए, जैसे एमआरपी किसी वस्तु की है, कोई भी पदार्थ की एमआरपी है, एमआरपी से अधिक में यदि बिक्री होती है तो दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार एमएसपी से कम में यदि बिक्री होती है, एमएसपी से कम में बिक्री होती है तो वह भी दंडनीय अपराध होना चाहिए। यदि हमारा एमएसपी 1500 या 1700 या 2000 जो भी है, अलग अलग खाद्यान्न के अलग अलग इस बिल में एमएसपी निर्धारित है या नहीं, जो बातें आ रही है सामने? जी, बिल में सरकार ने एमएसपी के संदर्भ में विशेष चर्चा नहीं की है, परंतु जो क्रॉस क्वेश्चन हुई है, लोगों से चर्चा हुई, चर्चा के दौरान कहा कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है जी, महत्वपूर्ण है लागत मूल्य। एमएसपी क्यों? आप एमएसपी यदि गेहूं चना की या खाद्यान्न की एमएसपी रखते तो सीमेंट की एमएसपी क्यों नहीं रखते? आप लोहे की एमएसपी क्यों नहीं रखते? तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या लागत मूल्य निर्धारित होना चाहिए, जितना किसान ने लगाया है उसके अनुसार उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए जी। जो प्रोसेसर होता है वो एक दाने को 100 दाने में बदलने का काम केवल और केवल किसान करता है। कोई भी उद्योगपति ऐसा नहीं है दुनिया में, भारत को छोड़ दीजिए, जो एक गाड़ी से 4 गाड़ी बना दे बिना किसी अन्य संसाधन के। पर किसान एकमात्र ऐसा कि एक दाना जमीन में डालता है और 100 दाने पैदा करता है। तो वास्तव में उद्योगपति किसान है। ये लोग सब संचालक हैं कि व्यवस्थापक हैं कार्य, उद्योगपति कोई नहीं, केवल किसान उद्योगपति। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, पेट्रोल है, डीजल है, बिजली है, ये ऊर्जा है जिससे मशीनें चलती हैं, और जिससे हम चल रहे हैं वो ऊर्जा क्यों नहीं? कृषि को उद्योग का दर्जा और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक देश संपन्न नहीं होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है और स्वामीनाथन आयोग 2006 की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है। लेकिन सरकारें आज तक स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं कर पा रही, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या चाहे बीजेपी की हो। बीजेपी अभी बार बार ये आरोप लगा रही कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर की इम्प्लीमेंटेशन पर विचार किया गया, लेकिन हम इसको लगातार इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या ये बीजेपी की सरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन कर पा रही है ठीक से? देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट का तो बिल्कुल सम्मान होना चाहिए और तत्काल लागू होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश में 100 में से 60 लोगों को रोजगार देने वाला समूह है किसान जी। 100 में से 60 को प्रत्यक्ष और 20 को अप्रत्यक्ष रोजगार देता है। आपका कपड़ा तब बनेगा जब हम कपास पैदा करेंगे, आपकी किराने की दुकान तब चलेगी जब हम अनाज पैदा करेंगे, आपके नड्डे से लेकर के आलू चिप्स से लेकर उद्योग तब चलेंगे जब हम किसान आलू पैदा करेंगे। यानी आलू चिप्स से लेकर जितने भी चीज़ें हैं, लगभग 80% खाद्यान्नों उद्योग जगत के रॉ मटेरियल किसान देता है। तो 100 में से 100 को भोजन देने वाला, 100 में से 60 को रोजगार देने वाला वो किसान आज तक गरीब है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या है? वो स्वामीनाथन रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि इसको होना चाहिए, वो नहीं किया गया, तो वो तो तत्कालीन सरकार की गलती थी और है, उसको स्वीकार करना। आज की सरकार भी तो इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। ये बिल्कुल सही है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही सरकार, परंतु कुछ कदम चली है जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ तो भी किया है, पहले से तो अच्छी है ना जी। अब फिर भी मैं सरकार से मांग करूंगा कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा मिलना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। भारत एक इतना बड़ा कृषक उत्पादक समूह बन सकता है जो विश्व को खाद्यान्न दे सकता है, पूरे विश्व को। 18,000 हेक्टेयर भूमि हमारे पास में, 18,000 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे यहाँ है, इसमें पूरे विश्व की जनसंख्या का भोजन का व्यवस्था की जा सकती है। तो ये क्षेत्र में होना चाहिए और किसान भारत सरकार इस पर कदम उठाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि कृषि को कर मुक्त किया गया है,
ये सबसे बड़ा गलत काम किया। काला कानून तो ये है वास्तव में, कृषि को कर मुक्त जो किया गया ये काला कानून है। तो क्या आपको लगता है कृषि पर भी मतलब टैक्स लगना चाहिए? बिल्कुल टैक्स लगना चाहिए। तो इसमें कोई निर्धारण होना चाहिए, स्लैब वाइज लगना चाहिए टैक्स? नहीं, ये या फिर सबके लिए समान रूप से लगना चाहिए? सबके लिए। जो उत्पादन पर टैक्स लगता है, व्यक्ति पे टैक्स नहीं लगता, सीमा पे टैक्स नहीं लगता, 1 एकड़ 2 एकड़ पर टैक्स नहीं लगता, वो तो उत्पादन कितना हो रहा है उस पर टैक्स लगना चाहिए। अच्छा। मैं इसका थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जो हमने वस्त्र पहने हैं इसका हमने टैक्स दिया है? बिल्कुल। जो हमने भोजन किया है उसका टैक्स नहीं दिया। तो इससे लाभ कैसे हुआ? हमने उद्योग जगत के जितने भी उत्पादन हैं सब पर टैक्स सबने दिया। हमारे उत्पादन, किसानों के उत्पादन पर टैक्स किसने नहीं दिया? उद्योग जगत किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। तो लाभ तो किसानों के होने बताया जाता, पर वास्तव में लाभ किसका हुआ है? उद्योग जगत का। जो कृषि से संबंधित नहीं है उनको फ्री में अनाज मिल रहा है, बिना टैक्स के सस्ता अनाज मिल रहा है, तो ये नुकसान हमारा हुआ है और उनका फायदा हुआ। एक बात। दूसरी बात, जितनी भी चोरियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार की जितनी सीमाएं हैं, सब इसके कर मुक्त करने के कारण हो रही हैं। जैसे हमने 5 लाख रुपया चोरी से कमाए और उसको हमने 2 एकड़ जमीन हमारे पास में, उन्होंने बता दिया साहब इनकम टैक्स रिटर्न में कि साहब 5 लाख रुपया हमने, 10 लाख रुपया हमने यहाँ से कमाए हैं। तो ये चोरी का रास्ता हमने पैदा किया। हमारे देश के, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, मूर्धन्य लोग हैं जो ये कृषि से 3 करोड़ आय बता रहे हैं, गमलों में गोभी उगा रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचार करने के रास्ते हमने पैदा किए। तो काले कानून ये थे जिनका निदान होना चाहिए और खंडन खत्म होना चाहिए। कृषि को आयकर के दायरे में बिल्कुल लाना ही चाहिए। 1 रुपये एक व्यक्ति पर यदि 2 रुपये का टैक्स लगता है तो 135 करोड़ जनसंख्या हमारी है। ये बताइए आप कितना टैक्स हमारे पास आएगा? और 10 रुपये का हमें नुकसान होगा कौन को? जो कृषक उत्पादन करने वाले, महंगा होगा भोजन, मानता हूं मैं, परंतु 50 रुपये का फायदा भी होगा। तो 40 रुपये का लाभ हम क्यों नहीं लेना चाहते? कृषि को कर मुक्त करना ये सबसे बड़ा काला कानून है और इसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कृषि जो वर्तमान अर्थव्यवस्था में जो आंकड़े आए हैं इसी साल के, उसमें कृषि का योगदान जो है 17.5% है कुल योगदान का अर्थव्यवस्था में, और 82.5% योगदान है उद्योग जगत का। अब देखिए, जो 100 में से 100 को भोजन दे रहा है, पर्यावरण की शुद्धि कर रहा है, और 100 में से 60 को रोजगार दे रहा है, सारे उद्योग चला रहा है, उसका योगदान 17.5% है। ये आश्चर्य तो क्या है? और जो मात्र 20 लोगों को रोजगार दे रहा है, वो पर्यावरण बर्बाद किया है जिन्होंने, उनका योगदान 82.5% है। ये इससे बड़ी हादसा क्या लगता है? क्योंकि भारत में हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्री नहीं आती है तो इंडस्ट्रीमेंट जो होता है, उसका संचालक जो होता है, आज अगर वो 10 लाख या 10 करोड़ से अपनी इंडस्ट्री शुरू करता है तो सीधा 16 करोड़ 20 करोड़ की इनकम उसको दिखाई दे। लेकिन किसान जब 2 एकड़ से लेकर 10 एकड़ की भी खेती करता है तो उसकी इनकम इतनी ग्रो नहीं कर पाती। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसका एकमात्र कारण है, इसका दूसरा कोई कारण नहीं। उसको जो लागत मूल्य है वह भी नहीं मिल रहा, लाभ का छोड़ दीजिए। जब उद्योग जगत में सुई बनती, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता है, तो वो अपने रॉ मटेरियल की कीमत, जो भूमि में 2 प्रकार होते हैं, जमीन भी होती है और कैपिटल भी होता है, दोनों को भूमि कहते हैं। तो भूमि की कीमत, कैपिटल की और जमीन की कीमत, और जितना भी जो बिजली वगैरह अन्य व्यय होते हैं, वेतन का व्यय होता है, सब की कीमत, और उसमें 10% टूट डैमेज की कीमत, उसके बाद लाभ, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ब्याज, जो हमने कैपिटल लगाया उसका ब्याज भी लगाते हैं, उसके बाद कीमत का निर्धारण करते हैं। अब 10 साल बाद यदि हमने 1 करोड़ रुपया लेकर कोई उद्योग चालू किया, 10 साल बाद वो हमारा उद्योग पूर्ण रूपेण ब्याज से मुक्त हो, मैंने कर्ज मुक्त हो गया, हमने अपने चुका दी राशि, तो पूर्व में जो हमने कीमत निर्धारण की थी उसमें ब्याज की राशि हमेशा जुड़ी रहती है, और वो महंगाई का बड़ा कारण है। तो ये उद्योग जगत के साथ है। अब किसान के साथ उल्टा है। कृषि की भूमि जो है वो कहते साहब पिताजी की है, आपकी दादाजी की आपकी है, इसीलिए उसकी कीमत नहीं जोड़ी जाएगी, आपका स्वयं का श्रम नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, यहाँ एक चपरासी है जो सबसे छोटी पोस्ट होती है भारत सरकार से, प्रदेश सरकारों की, उसकी प्रतिदिन का जो वेतन है 1000 रुपये के आसपास है, जो केवल फाइल को यहाँ से वहाँ करता है, उसका 1000 रुपये वेतन है। तो किसान जो बरसात में जब पानी गिरता है, लोग छत के नीचे रहते हैं और वो खेत में रहता है, पानी में फंसा हुआ धान लगाता है, विपरीत परिस्थिति में काम कर रहा है। जब ठंड होती है, जब ठंड में लोग हीटर में रहते हैं, वो ठंड उतरते हुए ठंड में मोड़ चलाने जाता है, और गर्मी के समय में पेड़ के नीचे रहता है जबकि लोग कूलर में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में काम करता है
और ऐसी परिस्थिति में काम करने के साथ साथ वो सबको जीवन दे रहा है, पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। उसके बाद उसकी व्यक्तिगत तो आय जो है 200 रुपया पर डे है। आज हमारे देश के 86 करोड़ लोग किसान से संबंधित परिवार है, 15 करोड़ किसान हैं और 86 करोड़ परिवार हैं। इनकी आय जो है 6,400 रुपया प्रति व्यक्ति है, एक परिवार प्रति परिवार है। ऐसी स्थिति में 6,400 में अपना जीवन चला रहा है और इनकम टैक्स की रेंज भारत सरकार की 3.5 लाख रुपया है वार्षिक। तो 3.5 लाख में 30,000 रुपये महीना होता है। तो ये बताइए कि आपको इनकम टैक्स चाहिए, सरकार ने इनकम टैक्स की रेंज जो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि साहब इतनी अनिवार्य आवश्यकता है परिवार चलाने के लिए, इन्हें 30,000 रुपये मासिक कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो वो 6,000 में कैसे काम चला रहा हो? नहीं, हमने अभी ये भी देखा है कि जैसे जीएसटी कानून आया, व्यापारियों का विरोध हुआ तो उसके ऊपर में कई अमेंडमेंट हुए, 100 से अधिक अमेंडमेंट हुए। जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार अपना पक्ष खुलकर क्यों नहीं रख पा रही उसमें अमेंडमेंट की? अगर कुछ त्रुटि हुई है या संसद ने तो इसको बिना डिवीजन के पास कर दिया है। पहला तो एकदम से सरकार लाई है जी, ये बात पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने पिछले 6 महीने पहले से एक जन सामान्य को एक बताया गया था कि साहब आप किसान अपने अपने सुझाव भेजें। परंतु इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो संशोधन मांग की जा रही है वो होना चाहिए। सबसे पहले तो आवश्यक तुम्हारा एमएसपी जो है, एमएसपी से कम में जो बिक्री यदि होती है तो उसको दंडनीय अपराध होना चाहिए। नंबर 1 आवश्यक संशोधन है। और एमएसपी बहुत लाभकारी नहीं है किसानों के लिए, क्योंकि किसान तो चाहिए लाभकारी मूल्य जब वो बराबर पर खड़ा हो पाएगा। परंतु एमएसपी जो इतना है कि उसका गाड़ी चल सकती है, उसको आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एमएसपी से यदि कम में खरीदी होती है तो दंडनीय अपराध होना चाहिए निश्चित रूप से। और व्यापारी को अर्थदंड और न्याय तुम्हारा कैद दोनों का दंड होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, यदि जो कॉन्ट्रैक्ट कृषि भारत सरकार ने भी की है इसमें वो बहुत अच्छी कृषि है, परंतु उसमें एक चीज़ कमी है। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट कृषि में व्यापारी और किसान का विवाद उत्पन्न होता है तो किसान कलेक्ट्रेट तक जाएगा, 6 महीने में उसका डिसीजन हो जाएगा। कलेक्ट्रेट डिसीजन यदि संतुष्ट नहीं होता है किसान, तब उस स्थिति में वो कोर्ट जा सकता है, कोई उस बंधन नहीं है, स्पष्ट नहीं बंधु जा सकता है। वहां से भी यदि वो संतुष्ट न्याय उसके पक्ष में मिलता है तो फिर ये व्यापारी को क्या दंड दिया जाएगा? यदि किसान अपने पक्ष में न्याय ले लेता है किसी भी नहीं, ऐसा बताया जा रहा है उसके पेनाल्टी का प्रावधान है उसमें, लेकिन सजा का प्रावधान नहीं। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो पेनाल्टी कितनी है ये निश्चित नहीं किया। पेनाल्टी यदि कम है तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, व्यापारी कभी डरेगा नहीं। अगर कमर्शियल फ्रॉड होता है ऐसी स्थिति में किसी किसान के साथ में, तो इसमें किसान को कैसे रेमेडी मिलेगी? नहीं, इसका तो प्रावधान ही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है, इसलिए आंदोलन हो रहा है। इसलिए बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और ये संशोधन इतना होना चाहिए कि जितना डैमेज किसान को हो रहा है उसके अनुपात में उसको लाभ मिल सके वो व्यापारी की प्रॉपर्टी से और कैद दे करके। इस प्रकार ये संशोधन होना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूँ। दोनों संशोधन, बाकी दिल निरस्त हो इसके पक्ष में। तो आप सुन रहे थे अन्नदाता किसान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी को, जिनका कहना है कि किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है उसमें बिल को निरस्त किए जाने की मांग ये जायज नहीं है, उसमें संशोधन सरकार को करना चाहिए। और साथ में स्वामीनाथन आयोग की 2006 की जो रिपोर्ट है उसको सरकार को पूरी तरह से क्रियान्वित करना चाहिए, तभी देश का किसान जो है वो खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और सशक्तिकरण भी किसान का होगा।